जब करण ने आकाश को गोद लेने की बात कही तो अनुपम और उनकी पत्नी दोनों बस हैरानी से करण और आकाश को एक के बाद एक देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। करण और आकाश के पास उनके हर प्लानिंग का एक ऐसा जवाब था जिसका तोड़ दोनों पति पत्नी के पास नहीं था। वो अब एक बात अच्छी तरह जान चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण अपना फैसला नहीं बदलने वाले थे। आकाश के माँ बाप के तौर पर भी वो इस मामले को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि आकाश की उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी थी और वो अपने डिसीजन खुद ले सकता था। इसलिए इस फैसले के बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी करण ने अपने भाई और भाभी की ओर देखते हुए कहा, अब आप लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। आपके जाने की अरेंजमेंट कर दी जाएगी और आपको पैसे भी भिजवा दिए जाएंगे। मगर एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी, आज के बाद आप लोगों का आकाश के साथ कोई नाता नहीं है। आप उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा कि आकाश मेरा बेटा है और मेरे बेटे पर किसी भी तरह की मुसीबत आई तो मैं सबसे पहले उस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस बार करण की आवाज में काफी कड़वाहट थी और आंखों में गुस्सा। करण के तेवर देखकर उनके बड़े भाई अनुपम और आकाश की मां चारू अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब उनका गुलेरिया हाउस से निकल जाना ही अच्छा होगा। वो चुपचाप अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। उन दोनों के जाते ही ऐसा लगने लगा जैसे घर पर आई एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई थी। हॉल में खड़े सभी लोगों ने उनके जाते ही एक राहत की सांस छोड़ी। आकाश अपनी चाचा के साथ इस नए संबंध में जुड़ने के बाद काफी इमोशनल हो चुका था, मगर वो अपनी आंखों से इस खुशी के मौके पर आंसू नहीं गिरने देना चाहता था। इसलिए अपने आप को संभालते हुए टॉपिक बदलने के लिए आकाश ने अनिका से पूछा, वैसे श्रेया के पापा के बारे में क्या खबर मिली है तुम्हें? वो ठीक तो है ना? अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि आकाश टॉपिक बदलना चाहता था, मगर कैलाश का नाम सुनते ही श्रेया भी अनिका के सामने देखने लगी। श्रेया सुनना चाहती थी कि आखिर उसके पापा कब जेल से छूटेंगे। अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। दरअसल कैलाश अंकल इंटरनेशनल डॉन का नकाब पहनकर डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। वो कोई गुंडे नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के ही एक स्पेशल एजेंट हैं। ये बात सुनकर आकाश और करण हैरानी से अनिका को देखने लगे। करण कई सालों से कैलाश के नाम से वाकिफ थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि अंडरवर्ल्ड में इतना पावरफुल आदमी असलियत में एक अंडरकवर एजेंट हो सकता था। कहीं ना कहीं उन्हें अनिका की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था, मगर अनिका के ठीक सामने खड़ी श्रेया ने जब ये बात सुनी तो अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया ने अनिका से पूछा, तुम सच कह रही हो या फिर मेरा दिल रखने के लिए पापा ने तुमसे ये सब कुछ मुझे कहने के लिए कहा है? आकाश अच्छी तरह जानता था कि अनिका के पास भी इस वक्त इन सारे सवालों का सही जवाब नहीं था, मगर कहीं ना कहीं आकाश श्रेया को ज्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के हाथ में आया हुआ केस इतना सिंपल नहीं होता था जितना बाहर से देखने में लगता था। इसीलिए श्रेया के कंधों को कस के पकड़ते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा जल्दी घर वापस आ जाएंगे, मगर हमें थोड़ा सब्र करना होगा। ये सारी कानूनी बातें हैं, हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे। श्रेया ने इस बात पर हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए पूछा, कितना वक्त लग सकता है? और अनिका जिसने कैलाश का कॉन्फिडेंस इंटेरोगेशन रूम में देखा था, उसे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि जो कोई भी शख्स कैलाश के पीछे था वो बहुत जल्द कैलाश को स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत से छुड़ाने वाला था। कैलाश ने अनिका को बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कही थी कि वो 2 दिनों के अंदर श्रेया को मिलने जरूर आएंगे। कैलाश की ही बात दोहराते हुए अनिका ने श्रेया से कहा, लगभग 2 दिनों में छूट जाएंगे वो। अनिका की बात सुनकर जहां श्रेया को खुशी हो रही थी, वहीं आकाश और करण गुलेरिया ये बात सुनकर काफी हैरान हो रहे थे। एक इंटरनेशनल डॉन जिस पर कई सारे केस चल रहे थे, उसे 2 दिन के अंदर हिरासत से कैसे छोड़ा जा सकता था? ये बात उनकी समझ के बाहर थी।
तभी अचानक अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और तेजी से स्टेयरकेस चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगी। नीचे से आवाज लगाते हुए श्रेया ने अनिका से पूछा, अरे इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? अनिका ने जल्दबाजी में जवाब देते हुए श्रेया से कहा, वो मुझे आज डिनर के लिए जाना है तो तैयार होने जा रही हूं। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही श्रेया अनिका को चिढ़ाने लगी। मिस्टर मारवा से मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना उतावला होते हुए नहीं देखा। अनिका मुस्कुराते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई और श्रेया वहीं खड़ी हुई कुछ देर तक हंसती रही। तभी अचानक श्रेया का ध्यान व्हील चेयर पर बैठी करण पर गया। करण बड़े ही गुस्से से अनिका के कमरे की ओर देख रहे थे। जब आकाश ने भी करण का ये रिएक्शन नोटिस किया तो आकाश ने श्रेया को चुप रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में अनिका तैयार होकर वापस नीचे आई। अनिका ने वैसे तो काफी सिंपल सी इंडियन सलवार कमीज पहन रखी थी, मगर आज अनिका ने इस बात का ध्यान रखा था कि वो पूरी तरह से तैयार होकर रोहित को मिलने जा रही थी। अनिका ने बाल बिल्कुल संवारे हुए थे, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके, हाथों में कंगन। इस तरह से बन संवर कर अनिका को पहले कभी भी बाहर जाते हुए घर के किसी भी सदस्य ने नहीं देखा था। अनिका आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनिका को देखते ही श्रेया ने कहा, मुझे तो लगता है आज तुम्हें अपने साथ साथ कुछ दवाइयां भी रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस तरह देखकर मिस्टर मारवा को अटैक आ जाए। ये बात सुनकर अनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अनिका का रिएक्शन देखकर करण के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब आकाश ने उसका गुस्सा देखा तो वो करण के ठीक बगल में आकर घुटनों के बल बैठ गया और बड़ी धीमी आवाज में करण से कहने लगा, पापा, मिस्टर रोहित मारवा अनिका का ख्याल रखेंगे। वो इतने बुरे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। कुछ देर तक करण अपनी व्हील चेयर के आर्म रेस्ट को पकड़कर गुस्से से जमीन की ओर देखते रहे और फिर दरवाजे की ओर देखते हुए आकाश से कहने लगे, प्रॉब्लम उस लड़के के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उसके खानदान में है। उसकी रगों में मारवा खानदान का खून दौड़ रहा है और मारवा खानदान के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो किसी के सगे नहीं होते। आज तो वो मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रहा है, मगर मुझे डर है कि कल जब उसका असली चेहरा अनिका के सामने आएगा तब क्या होगा। आकाश पिछले कई दिनों से रोहित मारवा के कांटेक्ट में था। रोहित मारवा ने काफी वक्त गुलेरिया हाउस में गुजारा था और उन दिनों आकाश और रोहित की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। आकाश को इतने दिनों में कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि रोहित का अनिका के लिए प्यार कोई दिखावा था। आकाश ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि रोहित के लिए शहर में लड़कियों की कमी नहीं थी। वो जिसके साथ चाहे रिलेशनशिप बना सकता था, मगर जो प्यार अनिका के लिए रोहित की आंखों में दिखता था वो सच्चा था। रोहित को आकाश अनिका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले भी जानता था। रोहित काफी श्रूड बिजनेसमैन था। ये बात किसी से नहीं छुपी थी कि रोहित कई बार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को दिलवाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करता था। कई बार ऐसा भी हुआ था जब आकाश को लगा था कि कोई बहुत बड़ी डील जो गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को मिलने वाली थी उसे अचानक ही रोहित ने छीनकर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम कर दिया था। आकाश को कई बार रोहित के इस बर्ताव से नाराजगी भी हुई थी। दोनों के बीच कंपटीशन काफी तेज था, मगर आकाश इन सब के बावजूद एक बात अच्छी तरह जानता था कि बिजनेस राइवलरी के बावजूद रोहित को अनिका के लिए जो फीलिंग थी उसे पहचानने में आकाश गलत नहीं हो सकता था। जब आकाश ये सब कुछ सोच रहा था तब करण की अगली बात उसके कानों पर पड़ी। करण ने आकाश से कहा, रोहित एक काफी फेक लड़का है, मगर उसके अंदर भी मारवा खानदान का खून है। हो सकता है कि वो दोस्ती के बदले पीठ में छुरा भोंके, मगर हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि रोहित के साथ दुश्मनी मोल लेना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब बातों से दूर रहो। अगर रोहित सचमुच अनिका को चाहता है तो मैं उस पर कितना भी प्रेशर बनाऊं, वो अनिका को इस तरह प्यार करता रहेगा। लेकिन अगर अनिका के लिए उसके दिल में जो फीलिंग है वो झूठी है तो जरूर वो पलटकर मुझ पर वार करेगा, और तभी हमें पता चल जाएगा कि आखिर रोहित मारवा के मन में क्या चल रहा है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है।
मगर मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं, इसलिए रोहित को टेस्ट करने के लिए मैं ये रिस्क उठा सकता हूं। मगर तुम इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहना। तुम्हें ना सिर्फ कंपनी को बल्कि इस परिवार को भी संभालना है। आकाश ने इस बात पर अपना सर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब अनिका गुलेरिया हाउस से बाहर निकली तब उसे स्कूल से लौटते हुए पिंकी और आर्यन दिखाई दिए। पिंकी काफी नॉर्मल लग रही थी, मगर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वो अनिका ने अपनी आंखों से देखा था, मगर दोनों बच्चों में उस बात का ज्यादा असर आर्यन के चेहरे पर नजर आ रहा था। आर्यन अपने दोनों हाथ अपनी यूनिफॉर्म की जेब में डालकर चल रहा था। आर्यन को सर झुकाकर कुछ सोचते हुए जब अनिका ने देखा तब उसे अचानक रोहित की याद आई। आर्यन की बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल रोहित जैसे थे। जब आर्यन ने अपनी मॉम को बाहर जाते देखा तो अचानक आर्यन दौड़कर अनिका के पास आया। आर्यन को देखते ही अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम आ गए स्कूल से? आर्यन ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मुझे लगा कि आज हम साथ खाना खाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि आप कहीं बाहर जा रही हो। आर्यन ने भी इससे पहले अनिका को कभी इतना बन सवर कर बाहर जाते हुए नहीं देखा था। अनिका आर्यन की बात सुनकर कुछ सोचने लगी। अनिका आर्यन को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो रोहित से मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं अनिका को ये गिल्ट खाए जा रहा था कि ये पहली बार था जब अनिका बिना बच्चों के रोहित के साथ डिनर करने जा रही थी। अनिका को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों को धोखा दे रही है। वो सच्चाई बता नहीं सकती थी, इसलिए आर्यन की नजरों से अपनी नजरें चुराते हुए अनिका ने कहा, इस वक्त मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, किसी के साथ एक मीटिंग है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं वहीं खाना खा लूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। ये कहते हुए अनिका तेजी से वहां से चली गई और अपनी कार में बैठकर गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गई। आर्यन अपनी मम्मा की कार को वहीं खड़े खड़े देखता रहा। नन्ही सी पिंकी ने जब देखा कि आर्यन किसी गहरी सोच में था तो पिंकी ने आर्यन से पूछा, क्या सोच रहे हो तुम आर्यन? आर्यन ने पिंकी को जवाब देते हुए कहा, मॉम मुझसे झूठ बोल रही थी, वो इस वक्त मीटिंग के लिए नहीं गई है।